सज्जल और सालार की मंगनी हो जाने के बाद से जहाँ पे सब लोग उनकी खुशी के साथ दिल से खुश हैं, वहाँ पे दो लोग हैं जिनसे इन दोनों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही। एक तो रमशा और दूसरी है ये अर्जुमन। वो खुद तो सालार को काफी बार मना करके देख चुकी है कि सालार, ये लड़की तुम्हारे मयार के मुताबिक नहीं। मेरी बहुत सी अच्छी फ्रेंड्स हैं जिनकी बेटियां तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी, लेकिन सालार के सर पे तो सज्जल की मोहब्बत का भूत सवार था। अर्जुमन को ये तो समझ आ गया है कि उसका कुछ भी कहना अब बेफायदा होगा, इसीलिए उसने रमशा को इन दोनों के पीछे डाल दिया है कि उस शातिर दिमाग लड़की को कोई ना कोई आइडिया तो मिल ही जाएगा कि वो सज्जल को सालार के दिल से उतार सके। दोनों मिलके एड़ी और चोटी का जोर लगा रही हैं कि किसी तरीके से सज्जल और सालार को दूर कर सकें, लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और ही होने वाला है। रमशा जितना तरक्की की तरफ और ऊंचाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, उतना ही आगे किसी गहरे खड्डे में गिर जाती है, और ऐसा होता सिर्फ और सिर्फ उसकी नीयत की वजह से है। सच ही कहते हैं कि इंसान की नीयत अच्छी हो तभी उसकी मुराद पूरी होती है। पर ये रमशा सिर्फ अपना फायदा नहीं, उल्टा सज्जल का नुकसान भी देखना चाहती है, वरना सालार से कोई इतनी मोहब्बत तो शायद इसको भी नहीं। सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ही तो उससे शादी करना चाहती थी। पर जब से उसे पता चला है कि सालार सज्जल में इंटरेस्टेड है, तब से तो उसने इस बात को सर पे ही सवार कर लिया है कि इन दोनों की तो आपस में किसी सूरत शादी नहीं होने देनी। अब रमशा और अर्जुमन दोनों का भांडा ऐसे फूटेगा कि अहमद खुद ब खुद ही जिस कंट्री में रह रहा था वहां से वापस आ जाएगा और यही सोचेगा कि जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं क्यों इस सजा भुगतूं। वो सोच के आता है कि मैं खुद ही अलीजे के बाप के पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि मैं आपकी बेटी को किडनैप करना नहीं चाहता था। मेरा मसला तो सिर्फ रमशा के साथ था और उसे भी किडनैप करने का आइडिया मेरा हरगिज नहीं था, बल्कि आपकी बीवी का था। तैमूर पाशा को जब अपनी बीवी की हकीकत पता चलेगी तो हो सकता है कि वो अहमद को माफ भी कर दे। अहमद बहुत ही सोच विचार के बाद वापस पाकिस्तान आ जाता है और तैमूर पाशा से मिलने से पहले वो अर्जुमन को ही कॉल कर देता है और उसे कह देता है कि अगर मुझ पे लगाया गया इल्जाम आपने वापस ना लिया तो फिर जो भी बुरा होगा उसके जिम्मेवार आप खुद होंगी। अर्जुमन, जो कि पहले ही इस बात से डरी हुई थी कि अगर तैमूर पाशा को ये पता चल गया कि रमशा को किडनैप कराने के लिए अर्जुमन ने किसी गुंडों को भेजा था जिन्होंने रमशा की बजाय अलीजे को ही किडनैप कर लिया और फिर पैसे भी मांगे तावान के, तो तैमूर पाशा तो गुस्से में अर्जुमन को डिवोर्स ही दे देगा। अब जब वो अहमद की कॉल सुनती है तो वो फिर से परेशान हो जाती है और पहुंच जाती है सालार के पास ही दोबारा से और उसे सारी सच्चाई से आगाह करती है कि किस तरह अहमद वापस आ गया है और इससे क्या डिमांड कर रहा है। सालार कहता है कि आप उसका नंबर मुझे दीजिए, मैं खुद ही उससे बात कर लूँगा। सालार जब उससे मिलने जाता है तो उसे भी अहमद बहुत ही बेजरर सा इंसान महसूस होता है। अहमद तो रोने वाला हो जाता है और सालार को अपनी पूरी स्टोरी बता देता है, रमशा से लेके अर्जुमन की चालाकियों का शिकार वो कैसे बना। A to Z पूरी स्टोरी वो सालार के सामने बयान कर देता है और उसके बाद सालार से कहता है कि मुझे बताइए कि मेरा क्या कसूर है कि मैं अपने सब रिश्तेदारों से भी दूर भागता फिरूं, खुद को मुजरिमों की तरह रखूं, जबकि असली मुजरिम तो आपके घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सालार उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगा और तुम यहाँ पे अब टेंशन फ्री होके रह सकते हो, क्योंकि तैमूर पाशा ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करना भी छोड़ दी है। और अहमद को ये तसल्ली देता है कि मैं किसी भी मौके पे तुम्हारे साथ ही खड़ा नजर आऊंगा। अहमद भी खुश हो जाता है, लेकिन एक दिन अचानक पुराने मोहल्ले से गुजरते हुए उसे रमशा दिखाई देती है, जो बड़ी सी गाड़ी में अपने गार्ड्स के साथ उतरती है और अपने घर चली जाती है, यानी अपनी माँ राबिया से मिलने। अहमद जब रमशा को अपने सामने देखता है तो वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी पीछे पीछे पहुंच जाता है राबिया के घर में। यहाँ गार्ड्स तो क्योंकि बाहर ही खड़े होते हैं और रमशा और राबिया अकेले ही अंदर होते हैं, तो अहमद को पूरा मौका मिल जाता है रमशा को धमकियां देने का और राबिया के सामने ही वो कहना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हारी सारी असलियत तुम्हारे बाप के सामने भी बताऊंगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, इवन अपनी माँ को भी। तुम्हें भी मैं खुश नहीं रहने दूंगा।
रमशा कहती है कि अभी गार्ड्स को एक आवाज दूं तो तुम जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगे और उसके बाद तुम्हारी जमानत कराने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन किसी पिछले ताल्लुक का ख्याल रखते हुए तुम्हें मौका दे रही हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा मेरे सामने कभी आने की जुर्रत मत करना। अहमद को तो रमशा की ये धमकियां और भी जहर लगती हैं और वो दिल में सोच लेता है कि इस लड़की को तो तबाह करके ही रहूंगा। अब वो सालार से किया हुआ वादा भी भूल जाता है और पहुंच जाता है तैमूर पाशा के पास। तैमूर पाशा को पहले तो समझ नहीं आती कि ये कौन अहमद है, लेकिन वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवा देता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। तैमूर पाशा को तो अपने कानों पे यकीन तक नहीं आता। पहले तो रमशा की हरकतें सुन के ही और उसके बाद अर्जुमंद की हरकतें सुन के, और यही सोचता है कि अर्जुमंद अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो जानती थी कि किडनैपर कौन है और उसने मुझे बताया तक नहीं। दूसरी तरफ रमशा इन्हीं कोशिशों में लगी होती है कि किस तरह सालार के सामने सज्जल को बुरा बना सके। वो अपने हाथ से कोई छोटे से छोटा मौका भी जाने नहीं देती और सालार के दिल में ये वहम भी पैदा करने की कोशिश करती है कि तुम्हारी लव स्टोरी चलने से पहले तो सज्जल के काफी अफेयर्स रह चुके हैं, बहुत से लड़के उसके दीवाने थे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ऐसी लड़की मिल रही है जिसके इतने आशिक हैं। सालार जो कि सज्जल की पाक दामनी पे दिल से यकीन रखता है, उसे ये बातें बिल्कुल जहर लगती हैं, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं होता। रमशा के बार बार ये बातें दोहराने की वजह से सालार को भी कभी कभी सज्जल पे शक होना शुरू हो ही जाता है। और फिर जब वो सज्जल को कॉल करता है और उसकी कॉल 1 घंटे तक कॉल वेटिंग में ही जा रही होती है, तो सालार को तो बहुत शदीद गुस्सा आता है कि आखिर इतनी लंबी कॉल वो किससे कर रही है, और फिर मेरी कॉल जब उसको दिखाई दे ही रही होगी तो उसे मेरी कॉल रिसीव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगना चाहिए। उधर सज्जल ताबिश से बात कर रही होती है। ताबिश जो कि पहले ही बहुत परेशान है कि सारी की सारी सेविंग्स भी ख़त्म हो चुकी हैं और जो वो एटीएम से पैसे निकलवा के माँ के लिए मेडिसिन्स लेने जा रहा था तो स्नैचर्स ने उससे वो पैसे भी छीन लिए और मोबाइल भी छीन लिया। वो इतना डिप्रेस्ड होता है, इसीलिए वो सज्जल से ही बात करना पसंद करता है और सज्जल उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कह देती है कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब जल्द अज जल्द लिखवा दूंगी, और उसे पूरी तरह तसल्ली देती है और कॉल बंद करवा देती है। जब वो देखती है कि सालार की इतनी सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं तो उसे फ़ौरन कॉल करती है। सालार तो पहले ही गुस्से में होता है कि इतनी देर किससे बात कर रही थी। सज्जल जिसने झूठ बोलना सीखा भी नहीं और ताबिश को तो वो वैसे भी अपना भाई समझती है, वो फ़ौरन ही सालार को बता देती है कि मैं ताबिश से बात कर रही थी। सालार भी उसे कह देता है कि ताबिश से बात करना अब तो छोड़ दो, उसकी शादी हो चुकी है, क्यों उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हो। सज्जल को तो सालार की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और कह देती है कि ये किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो और मैं इस तरह की बात कभी नहीं सुनूंगी। ताबिश मेरा भाई है, ये मैं तुम्हें आज आखिरी दफ़ा बता रही हूँ, दोबारा मुझे इस लहजे में कोई बात मत करना। ताबिश के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, और नाराज़ होकर फ़ोन बंद कर देती है। अब क्या इन छोटी छोटी बातों पे इनकी नाराज़गी मज़ीद बढ़ती जाएगी और रमशा मज़ीद शैतानियाँ लगा पाएगी? ये सब जानने के लिए ड्रामे के अगले एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।